नेक्स्ट फैक्टर डिस्कशन में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को एनसीईआरटी ने अलग से फैक्टर के रूप में तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका बार बार जिक्र भी आता है क्वेश्चंस में, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं और हमारी जानकारी के लिए भी जरूरी है। क्या है एटमॉस्फेयर? छोटी क्लास से पढ़कर आते हैं कि अर्थ की जो गैसियस कवरिंग है, उसी गैसियस कवरिंग को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ की गैसियस कवरिंग को एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ये अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई तक इसका फैलाव माना जाता है? लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका फैलाव माना जाता है। अब जब मैंने यहां रिप्रेजेंटेशन दिया तो मैंने पूरे 300 किलोमीटर की कहानी नहीं लिखी है, उतने क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, हमें कोई एक एक पार्टिकल तक जाके गिनना नहीं है। हमने महत्वपूर्ण हिस्से लिखे हैं नीचे के जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आप जरा डायग्राम को यहां पर देख लें, रिप्रेजेंटेशन। यहां अगर ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ के सरफेस पर के सराउंडिंग में जो सबसे नीचे की लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर। नाम याद रखने जरूरी है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद फिर आगे एक्सोस्फियर आ जाएगा, लिखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते, मैंने कहा एक्सोस्फियर आ जाएगा। ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो वेरिएबल है, 8 से 16 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई में वेरिएशन है। इवन जो मैंने 8 से 16 किलोमीटर लिखा है यह भी एक एवरेज है। अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर मिल जाएगा। मतलब ये जो 16 किलोमीटर मैंने लिखा है, 16 किलोमीटर कोई लिखेगा हो सकता है 15 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, तो ये बहुत माइनर अंतर है, इनसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। हमने एक एवरेज वैल्यू ली है 8 से 16 किलोमीटर की। फिर यहां पर इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई, यहां से नहीं, सब यहीं से नप रहा है। मतलब इसके आगे जो स्टार्ट हुआ वो स्ट्रेटोस्फियर, अर्थ के सरफेस से उसकी ऊंचाई कहां तक? 50 किलोमीटर तक। फिर आगे मीजोस्फियर 80 किलोमीटर तक। जहां भी कोई स्फीयर खत्म होता है उसको बोलते हैं, उसके लिए भी एक टर्म यूज होता है। जैसे मीजोस्फियर यहां खत्म हुआ, इसको बोलेंगे मीजोपॉज। मीजोपॉज बोला है मैंने, इसको बोलेंगे मीजोपॉज। जहां मीजोस्फीयर खत्म हुआ, पॉज होना मतलब किसी चीज का रुकना, ये स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज। और इसी प्रकार से ये ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। अब आप नोटिस करेंगे कि जो ओजोन लेयर है, ये पिंक कलर से जो बनाई है, ये कहां प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। उसके निचले भाग में ओजोन की लेयर प्रेजेंट है। क्या थ्योरेटिकल पॉइंट बनते हैं? क्या आपसे ये किलोमीटर पूछने के चांस है? ना जी। ज्यादा से ज्यादा याद करना है तो बस ये याद कर लो, इसके चांस हो सकते हैं। या ओजोन लेयर तक की बात कर सकता है। लगभग जो ओजोन लेयर है उसकी जो प्रेजेंस है वो हमने तो यहां सीधी बना दी, ये भी सीधी नहीं है, आड़ी तिरछी है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। कहीं पर ये 18 किलोमीटर में भी है, 20-22 किलोमीटर में भी है, कहीं पर ये और थोड़ा ऊपर भी है, तो ये भी वेरिएबल है। वो क्वेश्चन क्योंकि उसमें वेरिएशन इतना है उसका भी ज्यादा महत्व नहीं है। मेन पॉइंट जो है वो मैंने यहां पर लिखे हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो हाइट वाले पॉइंट है इनका ज्यादा महत्व नहीं है। क्या क्रिटिकल पॉइंट है? आपके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर वाली लेयर है, ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसमें लगभग 90% अमाउंट है गैसेस का। मतलब एटमॉस्फेयर की जितनी टोटल गैसेस हैं उनका लगभग 90% जो अमाउंट है वो अमाउंट ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है। सीधी सी बात है, ग्रेविटी है, अपनी तरफ खींच के रखेगी ना, तो गैसेस का ज्यादातर अमाउंट सबसे ज्यादा किसमें? मेन डेंसिटी जो है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर आगे जाऊंगा, इस स्लाइड से आगे ट्रोपोस्फियर के ही पॉइंट डिस्कस होंगे। ट्रोपोस्फियर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है।
ट्रोपोस्फियर में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, मैंने पहले भी नाम लिया है जब मैं ऑल्टीट्यूड समझा रहा था, आज थोड़ा डिटेल बोलूंगा उसका। ट्रोपोस्फियर में जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। ट्रोपोस्फियर में जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। मैंने पहले कहा था ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वहां ठंड क्यों हो गई, गर्मी होनी चाहिए, हम तो सूरज की ओर जा रहे हैं। भाई सूरज की ओर जाने से मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर की जो हीटिंग है वो डायरेक्ट सनलाइट से होती नहीं है। ट्रोपोस्फियर की हीटिंग होती है उस लाइट से जो अर्थ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट का प्रभाव ऊपर की ओर कम होता चला जाएगा। इसलिए ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है, यही लिखा है। एज वी मूव अप इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बिकॉज हीटिंग ऑफ दिस लेयर इज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस। इस लेयर में जो हीटिंग है वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस की वजह से है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट से। इसलिए ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये आपके जितने पहाड़ वगैरह है वो सब इसी के अंदर आ जा रहे हैं। तो ये जो लेयर है जिसके अंदर आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम हुआ, इसलिए ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा जब आप ऊंचाई पर और जाते चले जाएंगे। फिर आगे मेंशन किया डिक्रीज इन टेम्परेचर इज अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। मतलब अर्थ के सरफेस से हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। और ये जो कमी आती है इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, ये कहलाता है लैप्स रेट। क्या कहलाता है? लैप्स रेट कहलाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज पर 1000 मीटर एंड दिस डिक्रीज इज कॉल्ड लैप्स रेट। इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं। टेक्निकल डाटा एकदम स्ट्रेट याद करने वाला। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा क्योंकि हीटिंग रिफ्लेक्टेड लाइट से कितना कम होगा, अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर एंड दिस डिक्रीज इज कॉल्ड लैप्स रेट। फिर क्या ओजोन का कुछ अमाउंट किन्हीं कारणों से, पोल्यूशन वगैरह के कारणों से ट्रोपोस्फियर में हो सकता है? वैसे ओजोन लेयर तो यहां है। जब मैं बोलता हूं ओजोन मॉलिक्यूल तो मीनिंग अलग निकालना है और ओजोन लेयर तो अलग। ओजोन मॉलिक्यूल मतलब वो डिफाइंड लेयर नहीं है, अलग अलग कुछ मॉलिक्यूल। अगर मेरे आसपास यहां कोई ओजोन का मॉलिक्यूल हो तो ये ऐसे थोड़ी है कि मेरे पास ओजोन लेयर आ गई, नहीं। लेकिन क्या ओजोन मॉलिक्यूल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन के कुछ मॉलिक्यूल पाए जाए तो वो कंसिडर होंगे पोल्यूटेंट। If any ozone molecule present in troposphere, particularly around us, खासकर हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, दिस ओजोन इज कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोखा देने वाला, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो आपको ओजोन पोल्यूटेंट ही नहीं लगेगा। तो क्या ओजोन भी पोल्यूटेंट हो सकता है? बिल्कुल, ओजोन पोल्यूटेंट हो सकता है। अगर हमारे सराउंडिंग में ट्रोपोस्फियर में ओजोन है तो वो पोल्यूटेंट माना जाएगा। क्यों? हमें नुकसान देता है अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण। ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण हमें नुकसान देता है, तो ये पोल्यूटेंट माना जाएगा। हाँ, ओजोन कैसे ट्रोपोस्फियर में आ गई, कैसे बन गई, वो अलग इशू है, पोल्यूशन के चैप्टर का इशू है, वो अलग है। वहां पढ़ाते भी हैं पोल्यूशन के चैप्टर में कि ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, पर अभी मैं इसके फॉर्मेशन की बात यहां नहीं कर सकता। लेकिन इतना बोल सकता हूं कि अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट होगी देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगर हमारे सांस में ओजोन जाएगी तो सांस में ओजोन जाने पर जो हमारे ये विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके अंदर म्यूकस की जो लेयर है ये उस म्यूकस को ऑक्सीडाइज कर देती है। इससे हमारे जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर की म्यूकस लेयर जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है वो ऑक्सीडाइज होकर ड्राई हो जाती है। और अगर वो ऑक्सीडाइज हो गई, वो डैमेज हो गई, ड्राई हो गई, तो अंदर हमारे जो विंड का जो डक्ट है, एयर डक्ट है, उसमें अंदर क्रैक्स पैदा हो जाएंगे और उससे इन्फेक्शन होगा, इसलिए ये क्या कंसीडर हो रही है? पोल्यूटेंट कंसीडर हो रही है।
और वही मेन कारण बनता है जब आप कहते हैं, जो केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी लिखता है कि इससे क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन होगा। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट इफ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में, अगर कहां प्रेजेंट हुई, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हुई। फिर उसके बाद पॉइंट आता है स्ट्रेटोस्फियर का। कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, ओजोन लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है, डायग्राम में भी मैंने दिखाई। आप पहले पूरी डिटेल दे चुका हूं कि ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करती है, यूवी लाइट। जब हम स्पेक्ट्रम और लाइट का फैक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको पूरी कहानी बता दी, 3 कैटेगरी में डिवाइड की थी। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका, यूवी सी, उससे कम एब्जॉर्प्शन यूवी बी, और सबसे कम एब्जॉर्प्शन किसका किया था, यूवी ए का। तो ये पूरी स्टोरी आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए यहां केवल एक लाइन लिखी है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की पूरी कहानी हम पहले कर चुके हैं। और आपकी बेसिक बायोलॉजी की नॉलेज बताएगी कि अगर ये अल्ट्रावायलेट लाइट नीचे तक, हमारे पास तक पूरी की पूरी आ जाती तो ऑर्गेनिजम्स में इतनी म्यूटेशन हो जाती कि उनका जिस फॉर्म में वो सर्वाइव कर रहे हैं उसको मेंटेन करना संभव ही नहीं था। इसका मतलब ओजोन की ये लेयर अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने में क्रिटिकल रोल रखती है। अब उल्टी स्टोरी, ट्रोपोस्फियर में जब आप ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम हो रहा था, अब उल्टा चलेगा। स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये डायरेक्ट हीटिंग का कारण है, ये डायरेक्ट हीटिंग के कारण हो रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर की ओर जा रहे हैं। और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये मोस्ट सुटेबल है फॉर एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए स्ट्रेटोस्फियर वाली जो लेयर होती है ये मोस्ट सुटेबल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मौसम वाले बदलाव इसको प्रभावित नहीं करते। मौसम वाले जो बदलाव होते हैं उनका संबंध केवल ट्रोपोस्फियर से है। सीजनल और वेदर चेंजेस जो हैं वो यहां ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड हैं। केवल मौसम संबंधी बदलावों का स्ट्रेटोस्फियर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए स्ट्रेटोस्फियर में अगर इस प्रकार के बदलाव नहीं होंगे, और अगर बदलाव नहीं होंगे तो प्लेन को उड़ने के लिए, एरोप्लेन को उड़ने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता रहेगा, नीचे भी तो आएगा, वहीं थोड़ी घुमाना है उसको। पर जब वो अपनी लंबी यात्रा कवर कर रहा है तो ये लेयर सबसे सुटेबल मानी जाती है स्ट्रेटोस्फियर की। फिर इसके बाद पॉइंट आ गया, छोटे छोटे एक एक लाइन के पॉइंट लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ इन पर बनता नहीं है। ज्योग्राफी थोड़ी हमें पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ें तो इनकी सबकी डिटेल चाहिए। हमें तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका कोई आगे और ऊपर की लेयर का खास महत्व नहीं है। फिर उल्टी कहानी चलेगी, मेसोस्फीयर में जब ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होगा। और फिर उल्टी कहानी, थर्मोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब कैसे चल रही है स्टोरी, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर में ऊपर गए, टेम्परेचर डिक्रीज, फिर टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। इतने ऐसे ही याद रखना है, अल्टरनेट। मैंने कहा ना ज्योग्राफी है, क्या इसके कुछ कारण भी है, पक्का कारण भी है। पर आप देखो मैंने पहले वाली लेयर पर कारण लिखा है, मैं उसको अननेसेसरी खींचना नहीं चाहता हूं। बाकी 3 लेयर पर मैंने ऊपर कारण नहीं लिखा है। हमसे ज्योग्राफी का सवाल नहीं पूछेगा, कभी आया भी नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन फर्दर लेयर्स पर, इसलिए इनकी स्टोरी को लंबा खींचा नहीं है। फिर इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है डिस्कशन में वो फैक्टर है सॉइल। सॉइल को एनसीईआरटी देता है। सॉइल का फैक्टर जो है ये इडेफिक फैक्टर भी कहलाता है। ये टर्म यूज होती है टेक्निकल, इडेफिक फैक्टर भी कहलाता है। जो इडेफिक टर्म है दैट इज रिलेटेड टू सॉइल। इडेफिक फैक्टर, सॉइल है क्या? अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर का फर्टाइल पार्ट है, ऊपर की फर्टाइल लेयर है, उसी को क्या कहते हैं? सॉइल। ज्यादातर बच्चे जब सॉइल लिखो तो क्या मीनिंग निकालते हैं? वो मीनिंग निकालते हैं खाली मिट्टी का पार्टिकल, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सॉइल इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स
कंपोजिशन। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, मतलब इसमें मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट्स हैं। सॉइल एक्चुअली में एक सॉइल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स और मिनरल्स हैं लगभग 45%। वाटर भी सॉइल का कंपोनेंट काउंट होता है लगभग 25%। एयर 25%। एयर के बिना सॉइल की वैल्यू नहीं बचेगी। माइक्रोब्स को भी जो उसमें प्रेजेंट है उनको भी एयर चाहिए, पौधों की जड़ों को भी एयर चाहिए, फसल उगाएंगे उसको भी, उसकी भी रूट्स को एयर चाहिए। इसके बिना भी सॉइल का कोई मीनिंग नहीं है। और सॉइल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर लगभग 5%। अगेन आई से आपसे परसेंटेज पूछने के चांस लगभग नील है। कभी क्वेश्चन ऐसा परसेंटेज का नहीं आया। मतलब मेन आपको क्या याद करना है कंपोजिशन में, सॉइल पार्टिकल, मिनरल है, एयर है, वाटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर पर जाओगे तो और बढ़िया सवाल बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर दो प्रकार का, बायोटिक एंड एबायोटिक। जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो कौन है? ह्यूमस। सॉइल में जो ह्यूमस प्रेजेंट है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल रखती है, वो ह्यूमस एबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन क्या सॉइल के अंदर कुछ बायोटिक कंपोनेंट भी है? बिल्कुल। माइक्रोब्स मैंने कहा ना उसका पार्ट कंसीडर होंगे। अर्थवॉर्म्स जो प्रेजेंट है वो भी पार्ट कंसीडर होंगे। सो माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स आर द बायोटिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। नेसेसरी पार्ट है, इनके बिना फर्टिलिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कंपोजिशन आ गई सॉइल की। सॉइल की कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन बन गया। तो जब हम सक्सेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने कहा था कि सॉइल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या कहलाता है? पीडोजेनेसिस कहलाता है। सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो पीडोजेनेसिस कहलाता है। जिसको हटा रहा हूं वो नहीं हट रहा है, बाकी सब जा रहे हैं। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, पीडोजेनेसिस कहलाता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लंबा समय लगता है। आप याद करो, लाइकन उगाए, कहा कई साल तक लाइकन उगते रहेंगे, फिर उनको रिप्लेस करके धीरे धीरे मॉस उग जाएंगी, पतली सॉइल बनेगी, थिकनेस बढ़ेगी। तो जो आप आज किसी क्षेत्र में, किसी जंगल में, किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टाइल सॉइल देखते हैं, वो ऐसे रातों रात नहीं बनी है, लंबा समय लगा है उसको बनने में। प्रोसेस का नाम पीडोजेनेसिस। डायरेक्ट सिंपल एक लाइन वाला क्वेश्चन बनता है, वेरी स्लो प्रोसेस है। सॉइल को दो मेन कैटेगरी में एनसीईआरटी डिवाइड करता है। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो सॉइल दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। एक कहलाती है रेजिडुअल सॉइल और दूसरी कहलाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यह बहुत बढ़िया डिस्कशन है, बहुत अच्छा क्वालिटी का। पेरेंट रॉक, जहां पैतृक चट्टान थी, मतलब जिस चट्टान के ऊपर आपने लाइकेन उगते हुए देखे, या पहले कभी लाइकेन उगे हो, या अब आज कोई नया सक्सेशन शुरू हो उस पर लाइकेन उगे, चट्टान वही है, चट्टान कहीं नहीं गई, वही लाइकेन उगे, उस पर मॉस उगी, ग्रास उगी, बड़े पेड़ आ गए और सॉइल की थिकनेस बढ़ती चली गई। ये पेरेंट रॉक है, चट्टान कहीं नहीं गई, वहीं पर सॉइल बने, ये रेजिडुअल सॉइल कहलाती है। जो पेरेंट रॉक की स्थान पर ही, उसकी साइट पर ही बनेगी, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। जो आपने सक्सेशन में पढ़ा है वो रेजिडुअल सॉइल की ही स्टोरी है। लेकिन क्या चट्टान, उसके टुकड़े ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? यस। चट्टान कहीं और थी लेकिन उसके टुकड़े किसी ना किसी माध्यम से किसी दूसरी जगह जाकर चले गए और वहां जाकर उन्होंने सॉइल फॉर्मेशन में हिस्सा लिया। तो जिस नई जगह वो सॉइल बनेगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या मीनिंग लिखा है? फॉर्म्ड अवे फ्रॉम पेरेंट रॉक। जिस चट्टान के टुकड़ों को तोड़ तोड़कर वो सॉइल बनी है, वो पेरेंट रॉक की ओरिजिनल लोकेशन अलग थी और सॉइल जहां बनी है उसकी लोकेशन अलग है। तो ये कहलाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब मैंने कहा कि चट्टान के टुकड़े कहीं चले गए, तो कोई लेकर गया होगा ना, कौन लेकर गया, इसके आधार पर ट्रांसपोर्टेड सॉइल के चार मेन टाइप लिखे हैं मैंने। जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी रेजिडुअल ट्रांसपोर्टेड की बात करता है, यस, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो येलो से लिखे हैं। इनमें से जो पहला एग्जाम्पल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा इन चारों में पूरा इंटरेस्ट नहीं है, पर पहला एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी वजह से ऑप्शन आ जाए कोई, तो मैंने चार लिखे हैं। तो पहले पर ही ज्यादा ध्यान देना है।
रिवर्स के द्वारा चट्टानों के टुकड़ों को दूर ले जाया जाए तो वो, और उससे फिर सॉइल बने, वो क्या कहलाती है? एल्यूवियल सॉइल कहलाती है। वो कहलाती है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल की स्टोरी ध्यान से सुनना, एक जो स्टोरी है उस पर पूरा ध्यान देना अपनी ऑब्जर्वेशन पर। अगर आप एक अच्छे नेचर ऑब्जर्वर के रूप में आंखें खोलकर दुनिया में देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, खुद नहीं दिखेंगी तो मैं दिखाऊंगा। हाँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसको कभी इकोलॉजिकली अप्लाई नहीं किया, जो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना है। अगर आप रिवर गंगा को ऋषिकेश में पहाड़ों में देखेंगे तो रिवर गंगा के किनारे पर आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे। आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे जहां पहाड़ लगभग खत्म हो रहे हैं, हरिद्वार में, तो रिवर गंगा के किनारे पर उसके नीचे आपको पत्थर मिलेंगे, लेकिन वो पत्थर का साइज छोटा हो गया है। फिर रिवर गंगा को ही आप यदि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहां पर आपको पत्थर नहीं मिलेंगे। रिवर गंगा के किनारे पर आपको मोटे पार्टिकल की रेत मिलेगी। फिर यही रिवर गंगा आगे बह गई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस में चली गई, आगे बिहार में पटना में चली गई। बनारस में, पटना में रिवर गंगा के किनारे पर आप देखेंगे तो ना पत्थर होंगे ना मोटी रेत होगी, आपको मिलेगी बहुत महीन पार्टिकल वाली गाद मिलेगी जो नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल पतले पार्टिकल वाली, चिकनी मिट्टी जैसा लुक देती है, वो गाद मिलेगी आपको। तो इसका मतलब अब आपको अपनी साइंस जरा लगा के देखो, ये अंतर कैसे आ रहा है। वास्तव में चट्टान वही है, नदी अपने बहाव के साथ पहले बड़े पत्थरों को लेकर चली, ऋषिकेश में बड़े पत्थर, ये पत्थर पानी ने आगे बहाए, आपस में टकराए, टूटे, पानी के द्वारा घिसे गए, हरिद्वार तक छोटे हो गए। यही पत्थर फिर हरिद्वार से आगे पानी के साथ बहे, आपस में टकराए, टूटे, पानी ने घिसे और छोटे हो गए, पार्टिकल बन गए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और इन पार्टिकल्स को नदी का पानी और आगे बहाकर ले गया, और आगे बहाकर ले जाने में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, पटना में आप देखेंगे कि ये पार्टिकल और छोटे हो गए और ये चिकनी मिट्टी वाले जैसे गाद के पार्टिकल बन गए, सिल्ट जिसको कह सकते हैं आप, वो पार्टिकल्स बन गए और ये जमा हो गए वहां जाकर। अब इनमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होगा और इससे फर्टाइल सॉइल तैयार होगी। ये जो सॉइल बनेगी यही कहलाती है एल्यूवियल सॉइल। रिवर इस प्रकार से सॉइल बना रही है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि इसका महत्व क्यों है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत की अधिकतर क्षेत्र में, चाहे पंजाब की नदियों के द्वारा बनाई हुई पंजाब की फर्टाइल लैंड हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की बनाई हुई जो फर्टाइल लैंड हो, ये सब रिवर्स की ही बनाई हुई है। पहाड़ों से चट्टानों के टुकड़े तोड़कर ये रिवर्स नीचे लाई हैं और इससे फर्टाइल सॉइल बनी है। इसलिए एल्यूवियल सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी बहुत छोटे छोटे हिस्से, विंड से बने तो इओलियन, अगर ग्रेविटेशन से बने तो कोल्यूवियल, ग्लेशियर से बने तो ग्लेशियल सॉइल। ऊपर लिखा है सॉइल है सब। बच्चों के यहाँ सवाल, सर विंड से कैसे बनेगी? विंड चट्टान को ले जाएगी। ओ भाई, चट्टान को तो नहीं ले जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल ऑलरेडी टूट के छोटे हो चुके हैं वो तो उड़ जाएंगे विंड के साथ, छोटे पार्टिकल तो जाएंगे दूसरी जगह पर। तो ये छोटे पार्टिकल, चट्टान नहीं उड़ानी है। फिर ग्रेविटेशन, आप देखते हैं पहाड़ों से टुकड़े टूटकर नीचे गिर के कारण कौन है? ग्रेविटेशन, लैंडस्लाइड होगी। फिर सर ग्लेशियर का कैसे रोल है? ग्लेशियर का रोल अपने संदर्भ में नहीं देखना है, पहाड़ों पर जो फर्टाइल लैंड है थोड़ी बहुत, वहां पर भी क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स और भी ऊपर से कुछ चट्टानें नीचे ला रहे हैं ना, तो वो तो ग्लेशियर में काउंट होगा। ठीक है, वो चट्टान यहां तक नहीं आई, वो वहीं टूट गई। ग्लेशियर जो और ऊंचाई पर था उसकी बर्फ अपने साथ धकेल कर कुछ चट्टानों को नीचे ले आई। फिर उसके बाद कुछ बर्फ पिघल गई, कुछ पत्थर नीचे तक आए, कुछ वहीं जमा हो गए और उनसे वहीं पर सॉइल बन गई। वो किस कैटेगरी में मानी जाएगी? ग्लेशियर में मानी जाएगी। जो आगे पानी के साथ और आगे बहकर आ गए, फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एल्यूवियल में आ जाएंगे, क्योंकि आगे तो फिर रिवर बन गई। तो इस प्रकार से ये टर्म्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं। पूरे को ध्यान से देख लेंगे कि दोनों कैटेगरी हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर यहां पर
जो अगला केस आता है सॉइल में फर्दर कैटेगराइजेशन का, एनसीईआरटी कहता है कि सॉइल के पार्टिकल का साइज भी उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। पार्टिकल साइज ऑल्सो अफेक्ट सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। और इसी पॉइंट को यूज करते हुए मैंने सॉइल को पार्टिकल साइज के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। नाम आपने सुने हैं, इनके क्वेश्चन छोटे मोटे जरूर किए हैं। क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। जो सैंड वाले पार्टिकल हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, रेतीली मिट्टी जो है सैंडी सॉइल। इसमें अच्छी बात क्या है, पार्टिकल साइज बड़े होते हैं तो आपकी बेसिक नॉलेज लगेगी केमिस्ट्री की, पैकेजिंग की। पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, वो भी बड़ा होगा और इस कारण से उसमें गुड अमाउंट में एयर अंदर जाएगी। एरिएशन अच्छा होता है, एरिएशन मतलब एयर जाना, उसका एरिएशन अच्छा होता है, अंदर गुड अमाउंट में एयर होती है। लेकिन आप रेतीली मिट्टी में पानी डाल के देख लो, सैंड में पानी सीधा नीचे चला जाएगा क्योंकि बीच बीच में इतना स्पेस है कि पानी सीधा अंदर जाता है, इसलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। इसका मतलब प्लांट ग्रोथ को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए इससे उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिलेगी। रेतीली मिट्टी प्लांट ग्रोथ के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सबसे छोटे पार्टिकल साइज में काउंट होती है। इसमें एरिएशन की समस्या है क्योंकि पार्टिकल्स इतने पास पास इकट्ठे हो जाते हैं छोटे पार्टिकल की वजह से कि अंदर पोर साइज ही नहीं बचता एयर के जाने का। और अगर अंदर जाने की जगह नहीं है, एयर ठीक से नहीं जा पा रही है, तो पानी भी आसानी से पार नहीं होगा। पानी आसानी से पार नहीं होगा तो इसका मतलब इसकी वाटर होल्डिंग अच्छी है। अच्छी से मतलब नीचे नहीं जाने देगी, ऊपर भरा रहेगा पानी। अब इसकी वाटर होल्डिंग इतनी अच्छी है कि कई बार ये समस्या क्रिएट करती है। रेतीली मिट्टी वाले खेत में पानी लगाओ, सिंचाई करो, इधर पानी से भरा खेत को अभी सूख जाएगा। चिकनी मिट्टी वाले खेत में पानी भरो, 10 दिन नहीं सूखेगा। दोनों में समस्या है। फसल उगाने के लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पानी अभी सूख जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 दिन सूखे ही नहीं, गल जाएंगे ऐसे पौधे। इसका मतलब ये दोनों ही प्लांट ग्रोथ के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। सबसे सूटेबल कौन है प्लांट ग्रोथ के लिए? दैट इज लोमी सॉइल, जो लगभग 50-50% मिक्सचर है क्ले पार्टिकल्स का और सैंड पार्टिकल्स का। इसके अंदर लगभग 50% सैंड एंड 50% क्ले पार्टिकल्स होते हैं लोमी सॉइल में। अब ये तो बीच का रास्ता तैयार हो गया। इसमें ऑप्टिमम एकदम मोस्ट सुटेबल वाटर होल्डिंग भी मिलेगी, ना तो ज्यादा वाटर होल्डिंग ना बहुत कम ना पुअर, और ऑप्टिमम एरिएशन भी मिलेगा। तो सुटेबल अमाउंट में वाटर और एयर दोनों उपलब्ध हो गए। तो पौधे को यही तो चाहिए, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि पौधे की ग्रोथ के लिए जो सबसे सुटेबल सॉइल है वो बताओ। आंसर तुरंत बन जाता है, मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर प्लांट्स इज लोमी सॉइल। तो जब एनसीईआरटी पार्टिकल साइज की बात करेगा तो तुरंत आपका ये सब पॉइंट्स जो हैं ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्टिकल साइज पर एनसीईआरटी एक और शब्द लिखता है पार्टिकल साइज के बारे में। एनसीईआरटी एक शब्द लेता है पार्टिकल साइज के बारे में, परकोलेशन। परकोलेशन जिसका मतलब होता है रिसाव। रिसाव मतलब मिट्टी के अंदर से पानी का नीचे जाना, रिस रहा है पानी धीरे धीरे, उसको बोलते हैं परकोलेशन। तो परकोलेशन मतलब मैंने तो बोल दिया ना इनडायरेक्ट, खाली टेक्निकल टर्म ही तो नहीं लिखा था। रेतीली मिट्टी में से पानी तेजी से नीचे जाएगा, चिकनी मिट्टी में से पानी तेजी से नीचे नहीं जाएगा। तो पानी का जो ये मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, इसको एनसीईआरटी बोल रहा है परकोलेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। ये रिसाव है। ये किसमें परकोलेशन ज्यादा है? सैंडी सॉइल में, अभी कहा था। किसमें कम है? क्लेई सॉइल में।
और एवरेज निश्चित सी बात है लोमी सॉइल में। तो क्या ये पार्टिकल साइज से अफेक्ट हो रहा है? यस, अफेक्टेड बाय पार्टिकल साइज। ये पार्टिकल साइज से अफेक्ट होने वाली प्रॉपर्टी है। दोबारा देख लेंगे, जहां पार्टिकल साइज बड़ा है वहां वाटर होल्डिंग पुअर है, मतलब इसमें रिसाव ज्यादा है, पर्कोलेशन ज्यादा है। लार्ज पार्टिकल साइज लार्ज पर्कोलेशन, स्मॉल पार्टिकल साइज लेस पर्कोलेशन, रिसाव कम होगा। तो इसका मतलब जब आप कहते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि पर्कोलेशन पार्टिकल साइज से प्रभावित होता है, तो उसको भी मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है। सॉइल के फैक्टर में जो अगला पॉइंट आता है वो पॉइंट है टोपोग्राफी। एनसीईआरटी इस टर्म को यूज करता है और बहुत बच्चे इसके बारे में पूछते हैं कि सर ये टोपोग्राफी क्या है, कि मीनिंग क्या है। अंग्रेजी मतलब भारी अंग्रेजी, मैं कहता हूं ना कि एनसीईआरटी अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करता है, तो यह भी उसी का एक नमूना है। किसी एरिया में उस स्थान का जो सरफेस है उसका पैटर्न कैसा है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। इट इज द पैटर्न ऑफ लैंड सरफेस। पैटर्न कैसा है लैंड सरफेस का, वो टोपोग्राफी कहलाती है। इतना कहने से भी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती है, आएगी भी नहीं जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा। एग्जाम्पल दिखेगा तो बच्चों एकदम सॉलिड दिमाग में रहेगा। एरिया प्लेन है, एरिया में ढलान है, या एरिया में हिल्स है, वैली है, घाटी है, तो ये जो पैटर्न है सरफेस का, प्लेन है, ढलान है, पहाड़ियां हैं, घाटी है, ये टोपोग्राफी कहलाता है कि उस एरिया के सरफेस का पैटर्न कैसा है। एनसीईआरटी कहता है कि ये भी सॉइल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। तो मैं तुरंत बोलूंगा कि भाई कैसे करता है, आप पूछोगे ना कैसे करता है, तो उसमें मेन पॉइंट लिखे मैंने। एक तो ये सॉइल फॉर्मेशन के रेट को प्रभावित करेगा। प्लेन सरफेस में पार्टिकल जमा हो गए, उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो गया, उसकी स्थिति अलग है। ढलान है तो उसकी स्थिति अलग है, हो सकता है पार्टिकल जमा ही ठीक से ना हो पाए। तो इसका मतलब ये हुआ सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, वाटर होल्डिंग को अफेक्ट करेगा जी। अगेन फिर ढलान इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ढलान में पहाड़ी क्षेत्रों में वाटर होल्डिंग आसान काम नहीं है। और फिर और इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से जो सॉइल बन भी गई वो मेंटेन हो भी पाएगी या नहीं। सॉइल इरोजन, जहां ढलान होगा पानी का बहाव होगा, वहां पानी के बहाव के साथ सॉइल इरोजन हो जाएगा। सो टोपोग्राफी अफेक्ट्स फॉर्मेशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ सॉइल। बन भी गई तो मेंटेन होना भी मुश्किल काम है अगर ढलान और पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो इसका मतलब इरोजन से प्रभावित हो रही है। जितनी बनी हुई सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग भी टोपोग्राफी के कारण प्रभावित हो रही है। यह कहना चाहता है एनसीईआरटी, यह मीनिंग है उसके एक शब्द का एनसीईआरटी के, जब वो कहता है टोपोग्राफी। अब आगे जो पॉइंट आ गया सॉइल के बारे में वो है ये छोटे छोटे याद करने वाले पॉइंट। इनको एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं बोलता है पर इनके एकदम छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं। क्या सॉइल की पीएच भी प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी? पक्का करेगी भाई, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट हो जाएगा तो प्रभावित होगा ना। तो या तो ऐसा सवाल आ सकता है कि सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उनमें एक पीएच भी ऑप्शन हो तो आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत आए, उसके लिए जानकारी चाहिए। या फिर रट्टे का सवाल आ सकता है, ये आ गया रट्टा। 5.5 से 6.5 पीएच होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल होती है। तो दोनों जानकारी आ गई, वो रट्टा लगा के याद रखनी है। मतलब ये जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। ऐसी भी तो चालाकी कर सकता है ना कि ये जो पीएच है ये स्लाइटली एसिडिक पीएच है, माइल्ड एसिडिक पीएच है, 7 से नीचे आ रही है ना थोड़ी, तो इसका मतलब आपको अलग अलग ऑप्शन लिख कर दे सकता है कि प्लांट ग्रोथ के लिए पीएच के मामले में कैसी कंडीशन सूटेबल होती है, स्लाइटली और माइल्डली एसिडिक। ये सब चालाकियां हो सकती है। फिर एक पॉइंट आता है सॉइल सैलिनिटी का। सॉइल सैलिनिटी का मतलब है कि सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन कितनी है। आपसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करा के नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है खेती बाड़ी का सवाल। मतलब अगर खेत में ज्यादा इरिगेशन करें, अगर खेत में ज्यादा सिंचाई करें तो इससे भी इरिगेशन करना, सिंचाई करना, खेत में पानी लगाना,
उससे भी सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। ये एक सवाल पूछा जाता है कि एक्सेसिव इरिगेशन से क्या नुकसान हो सकता है। जनरली आंसर आता है ये सैलिनिटी का। क्यों भाई, खेत में जो सिंचाई के लिए पानी उपयोग कर रहे हो वो कोई लेबोरेटरी से डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी लेकर आए हो, उसमें भी तो सॉल्ट है, उसमें भी तो आयन है, वो भी तो जाकर उसका कुछ हिस्सा सॉइल में जमा हो रहा है। सो इट विल कोज सैलिनिटी इन सॉइल। तो ज्यादा सिंचाई करना, आवश्यकता से अधिक खेत में बिना वजह पानी भरते रहना, यह भी उचित नहीं है। इससे एक्सेसिव इरिगेशन से सैलिनिटी क्रिएट हो सकती है। किसके कारण? उस पानी के कारण। उसमें भी सॉल्ट है, उसमें भी आयंस है। तो ये दो पॉइंट आ गए एकदम साधारण, पीएच का, सैलिनिटी का। इरिगेशन का सवाल बनता है वो बता दिया। फिर इसके बाद पॉइंट आता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। मैंने कहा था सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर लगभग 5%, बायोटिक एबायोटिक दोनों की बात की थी। बायोटिक तो वही है, माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म। यहां जो मेन चर्चा है वो किसकी? एबायोटिक की। ये जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो 3 लेवल है, वो एबायोटिक की बात हो रही है, जो डेड मटेरियल हो चुका है। अब ये डेड मटेरियल के भी 3 लेवल्स हैं। पेड़ों से टूटकर जो पत्तियां, टहनी अभी गिरी हैं, वो कहलाती है लिटर। दे आर कॉल्ड लिटर। फ्रेशली फॉलन लीव्स, ट्विग्स, पत्तियां, ट्विग्स मतलब टहनियां, जो पेड़ों की टहनी टूटकर गिरी हैं वो ट्विग्स हैं। तो ये जो टहनी वगैरह टूटकर गिर गई हैं, पत्तियां टूटकर गिर गई हैं प्लांट से, आप देखना कितना मैं इस बात पर दबाव दे रहा हूं, प्लांट से। आप कहेंगे अरे पत्ती और टहनी प्लांट से ही गिरेगी ना भाई, फिर भी उसके बावजूद लिख रहा हूं क्योंकि लिटर शब्द मरे हुए एनिमल के लिए उपयोग नहीं होता है। लिटर शब्द केवल प्लांट के ताजे ऑर्गेनिक मैटर के लिए ही उपयोग होता है। सो लिटर वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर द फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे लिखा मिल सकता है, फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स क्या कहलाएगा? लिटर कहलाएगा। क्या टूटकर गिरा होगा? मैंने कहा पत्तियां और टहनी। लेकिन ये जब आज पत्तियां टूटकर गिर गई तो अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन का कुछ भाग चलेगा। तो जब ये पार्शियली डिकम्पोज्ड हो जाती है तब ये कहलाते हैं डफ। पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाएगा? डफ कहलाएगा। पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर डफ कहलाता है। फिर आगे 30 दिन, 45 दिन में धीरे धीरे जब इनका डिकम्पोजिशन पूरा हो जाएगा तो ये डिकम्पोजिशन क्या बनाएगा? ऑर्गेनिक मैटर के लेवल का। अभी मिनरल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक मैटर के लेवल का। फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक शब्द पे ध्यान देना है। क्या ह्यूमस का ब्रेकडाउन हो सकता है? हाँ, इसके ब्रेकडाउन से रिलीज क्या होंगे? मिनरल्स। और मिनरल तो इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का जो आखिरी लेवल है वो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। कई बच्चे इसमें सवाल करते हैं, सर ऐसे लिखते हैं फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या इसके बाद ब्रेकडाउन नहीं होगा? सही टेक्निकली पहचानना है, वो ऑर्गेनिक लेवल तक का आखिरी ब्रेकडाउन की बात कर रहा है। तो ऑर्गेनिक लेवल तक का जो आखिरी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो है ह्यूमस। तो इसलिए ऑर्गेनिक, क्योंकि हम तो यहां ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें मिनरल तो मैं लिख नहीं सकता, तो लेकिन वर्बली बोल रहा हूं कि क्या ह्यूमस टूट सकता है? यस, ह्यूमस टूटेगा तो क्या रिलीज करेगा? मिनरल्स। बट दैट इज नॉट ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज इनऑर्गेनिक कंटेंट। तो यह मुझे केवल ऑर्गेनिक लिखना है, तो मैंने 3 लेवल लिखे हैं, लिटर, डफ, ह्यूमस। तो ये 3 लेवल है। अब इनकी जरूरत पड़ेगी, एक तो एक टर्म याद रहनी चाहिए, लिटर, डफ, ह्यूमस। लिटर फ्रेशली फॉलन, डफ पार्शियली डिकम्पोज्ड, ह्यूमस फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक के लेवल के 3 पॉइंट आ गए। अब ये सॉइल में कैसे पाए जाएंगे? ये दिखेगा आपको सॉइल प्रोफाइल में। बहुत छोटे छोटे कंटेंट में लिया है, इनको सबको बहुत अच्छे से अरेंज किया है। एनसीईआरटी सॉइल तो बढ़ाता है पर वो प्रोफाइल नहीं लिखता। पर मुझे प्रोफाइल क्यों लेनी है? बिल्कुल बेसिक पॉइंट समझाने के लिए। एक तो ये ऑर्गेनिक मैटर आपके दिमाग में ठीक फिट करना है मुझे, और थोड़ा सा सॉइल का आइडिया ये देना है, अरेंजमेंट कैसा है, और क्वेश्चन जो कनेक्टेड बनते हैं। वर्टिकल लेयर्स, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी। सॉइल में जो वर्टिकली लेयर्स प्रेजेंट है वही क्या कहलाती है? सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? A00, A0, A1, A2,
बी, सी, डी, डी या आर, ये लेयर्स हैं। सो ABCD होगी। अब इस ABCD में क्या करना है आपको, आपको क्या रट्टा लगाना है, 00012, 00012, 00012, ये है। तो A के साथ सबसे पहले क्या 00, फिर A0, A1, A2, यही ऊपर की 4 लेयर महत्वपूर्ण है। नीचे तो सवाल जाता ही नहीं है, बायोलॉजी का सवाल ही नहीं है। हमें कौन से यहाँ खदान से ओर्स निकालने हैं बायोलॉजी वालों को, हम कौन सा यहाँ से नीचे से आयरन निकाल के उसको मेटलर्जी के लिए भेजेंगे, हमारे सवाल का मतलब ही नहीं बनता है नीचे। हमारे तो इन्हीं 4 लेयर्स में से सवाल आ जाते हैं। तो पेड़ से जो पत्तियां अभी टूटकर गिरी वो कहाँ नीचे घुस जाएंगी क्या सॉइल में, ओ भाई ऊपर ही रहेंगी ना। जब ऊपर रहेंगी तो सबसे ऊपर की लेयर में लिटर, ये पत्तियां आज टूटकर गिरी हैं, लिटर है। लेकिन कल परसों नरसों और पत्तियां टूटकर गिरेंगी तो पुरानी वाली नीचे दब जाएंगी, और इस 8-10 दिन में उनका पार्शियल डिकम्पोजिशन भी होगा। तो जो पुरानी वाली नीचे दब गई और उनका पार्शियल डिकम्पोजिशन हो गया तो वो क्या कहला रही हैं, डफ। जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले गिरी थी वो नीचे दब गई और अब वो क्या बना चुकी हैं, डफ। इसलिए सबसे ऊपर की लेयर में लिटर, उससे नीचे की लेयर में A0 में क्या, डफ। फिर इस डफ का ब्रेकडाउन होकर अभी बताया था क्या बनेगा, ह्यूमस। तो जो और भी पुरानी गिरी हुई पत्तियां होंगी उनके ब्रेकडाउन से क्या बन चुका, ह्यूमस। किसमें, A1 में। ये लेयर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि सॉइल की कौन सी लेयर में ह्यूमस पाई जाती है, आंसर है A1। A1 लेयर में ह्यूमस पाई जाती है। ह्यूमस का कलर होता है डार्क। तो कई बार यह शब्द भी पूछता है कि कौन सी लेयर डार्क है, A1। जिस सॉइल में ये डार्क लेयर मोटी होगी मतलब ह्यूमस ज्यादा इकट्ठा होगा, न्यूट्रिएंट्स देता है वो, तो इसलिए उस सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल भी बहुत अच्छा होगा, A1 लेयर। ये डार्क कलर की बात क्यों होती है भाई, किसान तो खेत में यही देखकर पहचानता है ना, जहां बिल्कुल सफेद सफेद मिट्टी भरी हुई है उसका न्यूट्रिशन कम है। खेत में थोड़ा सा खोदने पर गहरे रंग की मिट्टी भी आती है, डार्क ह्यूमस वाली मिट्टी आती है, तो मतलब खेत की फर्टिलिटी अच्छी है। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लेवल में भी बनते हैं कि अगर ह्यूमस वाली लेयर, डार्क लेयर का गुड अमाउंट सॉइल में है तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी है। तो डार्क से क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने पीछे नहीं लिखा था पर यहां दिखेगा, इस ह्यूमस को तोड़ देंगे तो क्या रिलीज होंगे इससे, मिनरल्स। इससे नीचे की लेयर में क्या है, मिनरल्स। यही मैंने कहा 4 मेन पॉइंट है। बाकी नीचे ओर्स, चट्टानों के टूटे हुए, आधे टूटे हुए टुकड़े, पार्शली वेदर्ड रॉक, और चट्टान का वो भाग जो टूटा ही नहीं है नीचे सबसे, डी लेयर या आर लेयर में। ABCD तो डी की सीक्वेंस में आ गया, आर आया रॉक से। जहां पेरेंट रॉक प्रेजेंट है सबसे नीचे डी लेयर और आर लेयर, इनको होराइजन भी बोलते हैं। A00, ये A00 होराइजन, A0 होराइजन, A1, A2 होराइजन, B होराइजन, C होराइजन, D और R होराइजन। होराइजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड होराइजन। कहीं क्वेश्चन में होराइजन लिखा हुआ है तो उससे घबराना नहीं है। तो यहां पर ये अलग अलग लेयर्स या होराइजन्स हैं, उनके 4 के ऊपर के मेन क्वेश्चंस बनते हैं, वो बता दिया। ह्यूमस कौन से लेयर में, A1। मिनरल किस में, A2। अब पॉइंट आया, यहां से कनेक्ट करके लाऊंगा NCERT की लाइन पर। NCERT की लाइन यहां कनेक्ट करके क्या कहती है, एक वर्ड यूज करता है NCERT, लीचिंग। मुझे उसका मीनिंग बताना है कि लीचिंग क्या है। अगर बरसात हो जाएगी तो बरसात का पानी सॉइल की इन सारी लेयर्स में से पार होगा। इन सारी लेयर्स में से जब पानी अंदर जाएगा तो मैंने कहा था पानी के सॉइल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है नीचे की ओर, रिसाव हो रहा है पानी का, ये मूवमेंट क्या कहलाता है, परकोलेशन। क्या वर्ड बताया था, परकोलेशन। वही अंग्रेजी यूज की है, व्हेन वाटर परकोलेट्स। जब पानी का नीचे रिसाव होगा थ्रू सॉइल, then minerals and small amount of soluble organic matter, मुख्य रूप से पानी के साथ कौन जाएंगे, मिनरल्स। थोड़ा बहुत क्या जा सकता है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। एनसीईआरटी जब लीचिंग पढ़ाता है तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक मैटर की बात नहीं करता, एनसीईआरटी केवल इनऑर्गेनिक की बात करता है। पर क्या पानी के साथ घुलकर थोड़े बहुत अमाउंट में ऑर्गेनिक भी जा सकता है, हाँ जा सकता है। मैंने दोनों जोड़े हैं क्योंकि वही सच है, लेकिन क्लियर लिखा है
स्मॉल अमाउंट। क्या लिखा है? स्मॉल अमाउंट। मतलब ये मेन हिस्सा नहीं है, एक चूज करना पड़े तो कौन जाएगा, मिनरल या इनऑर्गेनिक। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। मतलब पहले तो मैंने पूरी स्टोरी बता दी। क्या मिनरल के साथ थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी जाता है? यस। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिलाकर ना हो, एक ही चूज करना पड़े तो बेटर आंसर मिनरल। ये पानी के साथ नीचे चला जाएगा और इतनी गहराई में जाकर जमा हो जाएगा कि पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। तो पानी इन सारी लेयर में से पार होगा। आप बताओ किस लेयर को मुख्य रूप से लीचिंग नुकसान पहुंचाएगी? क्या लेकर गया पानी अपने साथ नीचे? मिनरल्स। और अगर मिनरल्स लेकर गया तो कौन सी लेयर में से लेके जाएगा? A2 में से। आपसे पूछेगा कि लीचिंग मुख्य रूप से किस लेयर को प्रभावित करती है? आंसर है A2। इस कारण से ये जो A2 लेयर है ये जोन ऑफ लीचिंग भी कहलाती है। ये जोन ऑफ लीचिंग भी कहलाती है। A2 लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लीचिंग। इतना लिखते फिर बच्चों का सवाल, सर पानी तो सारी लेयर में से पार हुआ था। ओ भाई उसके लिए मना थोड़ी कर रहा हूं, पानी सारी लेयर में से पार हुआ था, पर जोन ऑफ लीचिंग शब्द उसी लेयर के लिए है जिसको लीचिंग ने मुख्य रूप से प्रभावित किया है। पानी अपने साथ पत्तियों को थोड़ी अंदर ले गया पूरे सॉइल में, तो इसका मतलब जोन ऑफ लीचिंग के लिए करेक्ट आंसर है मिनरल वाली जोन, दैट इज A2 लेयर। तो लीचिंग बैठना चाहिए दिमाग में। पानी नीचे जा रहा है, केवल पानी नीचे जाए वो परकोलेशन है, पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स ले जाए लीचिंग है। पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स ले जाए लीचिंग है। अंतर भी क्लियर कर दिया है, ध्यान से अंतर को पहचानना है। ये देखो प्रोफाइल से बिल्कुल कनेक्ट कर दिया एनसीईआरटी के लीचिंग के पॉइंट को, परकोलेशन के पॉइंट को अच्छे से जोड़ दिया है। अब लीचिंग के ऊपर और सवाल बनते हैं जो किताबी सवाल नहीं होते हैं, बुकिश नहीं होते हैं, अपनी समझ के सवाल होते हैं। उनके दो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं दो, उन पे ध्यान देना है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनमें तो रोज बारिश हो रही है, इसका मतलब रोज बरसात होगी तो भाई लीचिंग भी तो बहुत ज्यादा होगी, पानी जा रहा है नीचे। और इस कारण से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल में इतनी लीचिंग के कारण मिनरल कंटेंट ज्यादा बचता नहीं है। सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर बिना जानकारी के ये सवाल एग्जाम में आ जाए ना तो बच्चा उल्टा आंसर देता है पक्का। उसको लगता है अच्छा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सर ने बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घने जंगल होते हैं। अब घने जंगल में बच्चा क्या सोचता है, क्या करें, सॉइल को पुअर न्यूट्रिएंट तो कैसे कहेंगे, जबकि वही आंसर है। सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट है ड्यू टू हाई रेट ऑफ लीचिंग। एक तो इस फॉरेस्ट में उगने वाले पौधे इतने हैं, उनको मिनरल्स चाहिए, वो खींच रहे हैं, ऊपर से लीचिंग ज्यादा हो रही है, रोज बरसात हो रही है, तो सॉइल के पास क्या बचेगा। इसलिए सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स है। तुरंत उल्टा सवाल आपका, सर सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स है तो फिर इतने पौधे कैसे उग रहे हैं, कैसे उग गए। भाई वहां पर लॉस तो ज्यादा हो रहा है लेकिन गेन भी काफी है, मतलब नए न्यूट्रिएंट्स आने का रेट भी अच्छा है। कैसे? बट दीज फॉरेस्ट आर एबल टू सपोर्ट डेंस वेजिटेशन ड्यू टू गुड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। बरसात हो रही है, रोज मॉइस्चर अवेलेबल है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां कुछ ना कुछ धीरे धीरे गिरती हैं। ठीक है ये पतझड़ वाले जंगल नहीं है, पर फिर भी इनमें एक साथ पत्तियां नहीं गिरती, पर अपनी अपनी सीक्वेंस में तो गिरती रहती है ना। तो यहां पर डिकम्पोजिशन का रेट बहुत अच्छा है, गुड टेम्परेचर, गुड मॉइस्चर अवेलेबल है, इसलिए लॉस ज्यादा होने के बावजूद भी ये इतने सारे पौधों की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाते हैं, डेंस वेजिटेशन को सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि नए डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बहुत अच्छा है। देखो दोनों एंगल क्लियर कर दिए क्वेश्चन के कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, फिर इतने सारे पौधों को कैसे उगा पाई, नए न्यूट्रिएंट्स आने का रेट अच्छा है ड्यू टू गुड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। फिर इसका उल्टा क्वेश्चन बनता है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट की स्थिति क्या है ये बताओ। लिखा है मैंने, सॉइल ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में। क्यों? ये पतझड़ वाले जो जंगल हैं इनकी सॉइल रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में,
पतझड़ क्यों लिखा फिर से? भाई पतझड़ से आपको बताना चाह रहा हूं, इतनी सारी पत्तियां टूटकर गिर रही हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लिटर बहुत ज्यादा है, और लिटर गिरेगा तो आगे उसका डिकम्पोजिशन होगा ना। इनमें डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितना अच्छा नहीं है, पर बहुत खराब भी नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ लिटर, और साथ में इनके अंदर लो रेट ऑफ लीचिंग, क्योंकि बरसात इतनी होती नहीं है, बरसात कम होती है, तो लीचिंग वाला जो लॉस है वो कम है, और पत्तियां खूब है, तो भाई न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा होंगे। इसलिए पतझड़ वाले जंगलों में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तुलना में। तो आप देखो यहां बहुत छोटे छोटे पॉइंट से वेरी गुड क्वालिटी के जो क्वेश्चंस है वो तैयार होते हैं। मतलब हमें एनसीईआरटी के छोटे से लीचिंग के भी पॉइंट को, या और भी कोई कनेक्टेड पॉइंट है, उनको समझना सही है। ज्यादातर क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे, बट कनेक्टेड जो ऑप्शंस आए उनकी हमारी जानकारी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। जो मैं बार बार कहता हूं, एरर नहीं चाहिए, मिस्टेक नहीं चाहिए, नॉलेज इशू नहीं है। मेन नॉलेज आप गेन कर लोगे, सारे ऑप्शंस में से ये छांट कर लाने की क्षमता चाहिए कि एग्जैक्टली यही आंसर है और बाकी 3 बिल्कुल भी आंसर नहीं है। और हर क्वेश्चन पर ये एबिलिटी आएगी तभी एरर फ्री होगा सिस्टम। मतलब जो मुसीबत माइनस क्रिएट करता है ना, उसको रोकना है, और वो रुकेगा क्लैरिटी ऑफ नॉलेज से।